आगे की कहानी को बिना किसी देरी के इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है ऑफुल विलेंस। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमें गेन्या और सानेमी की बैक स्टोरी के बारे में पता चला था और तांजीरो को हानटेंगू की मेन बॉडी भी मिल गई थी। हानटेंगू उससे बचकर भागता है, लेकिन तांजीरो उसे पकड़ लेता है। इसके बाद तांजीरो अपनी ब्लेड से हानटेंगू की गर्दन पर अटैक करता है, जिससे हानटेंगू बहुत ही तीखी आवाज निकालता है। तांजीरो फिर भी डटा रहता है और हानटेंगू की आधी गर्दन उसने काट ही दी थी, लेकिन अचानक से ही तांजीरो के पीछे कोई प्रकट होता है। तांजीरो को ये सेंट पहले कभी नहीं आई थी और ये पिछले चारों क्लोन्स से अलग थी। तांजीरो फिर भी अपना ध्यान हानटेंगू पर रखता है, लेकिन फिर उसकी तलवार ठंडी होकर पहले जैसी हो जाती है और अब तांजीरो आगे नहीं काट सकता। गेन्या, जिसके घाव अब भर गए थे, पीछे से तांजीरो को चेतावनी देता है कि वो वहाँ से हट जाए। गेन्या इस नए डीमन पर शूट भी नहीं कर सकता क्योंकि गोली तांजीरो को भी लग सकती है। अब ये नया डीमन अपने हाथ में एक डैगर बनाता है और अपने पीछे के ड्रम को बजाता है, जिससे एक पावरफुल शॉक वेव निकलती है और तांजीरो को दूर उड़ा देती है। इसके बाद जमीन में से 5 लकड़ी के बने ड्रैगन्स निकलते हैं, जो कि तांजीरो को आसमान में ले जाकर उस पर अटैक कर देते हैं। तांजीरो एक ड्रैगन से दूसरे ड्रैगन को पकड़कर जिंदा रहने की कोशिश करता है और जब उसकी पकड़ छूट जाती है तब नेजुको यहाँ पर आकर तांजीरो को बचा लेती है। पर इसमें नेजुको के हाथ पैर कट जाते हैं, जो कि तुरंत हील तो हो जाते हैं, लेकिन अब नेजुको की हालत खराब हो गई थी। ये दोनों अब उस नए डीमन को देखते हैं, जो बोलता है कि तुम लोग कैसे राक्षस हो जो कि कमजोरों को परेशान करते हो। फिर ये तांजीरो को खलनायक भी बुलाता है। इसकी प्रेजेंस से ही तांजीरो को पसीने छूटने लगते हैं और उसे समझ नहीं आता कि ये नया डीमन कहां से टपक पड़ा और अब उसे उन बाकी 4 क्लोन्स की सेंट भी नहीं आ रही थी। फिर हमें गेन्या के जरिए पता चलता है कि कुछ देर पहले जब तांजीरो हानटेंगू की गर्दन काट रहा था और गेन्या आजेत्सु से लड़ रहा था, तब सेकिडो अपने दोनों हाथ खड़े करता है और पलक झपकते ही काराकू और उरुगी को अपने अंदर खींच लेता है और देखते ही देखते वो आजेत्सु को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों, हानटेंगू के चारों क्लोन्स को मिलाकर उसका ये सबसे पावरफुल फॉर्म पैदा हुआ है, जिसका नाम है जोहाकुटेन और इसका इमोशन है नफरत। इसके बाद ये डीमन फिर से ड्रम बजाता है और अपनी मेन बॉडी लकड़ी के एक कवच के अंदर छुपा लेता है। तांजीरो उसे रुकने को बोलता है तो डीमन उसे गुस्से से देखता है और उसके ऑरा से ही तांजीरो की सांसें रुक जाती हैं। गेन्या भी डर के मारे कांपने लगता है। डीमन अब तांजीरो से पूछता है कि उसे कोई दिक्कत है क्या, जिस पर तांजीरो डरते हुए बोलता है कि तुमने मुझे खलनायक क्यों कहा। जोहाकुटेन कहता है कि क्योंकि तुम कमजोरों को परेशान करते हो। अभी तुमने एक छोटे और कमजोर को काटने की कोशिश की थी, ऐसा कोई राक्षस ही कर सकता है। अब तांजीरो गुस्से में बोलता है कि बकवास बंद करो, तुम्हारी सेंट से ही पता चलता है। अब तक तुम सैकड़ों इंसानों को मार चुके हो, उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उनकी जान ले ली। खबरदार जो विक्टिम कार्ड खेलकर मासूम बनने की कोशिश की तो। तांजीरो आगे कहता है कि उसका किया माफी लायक नहीं है और वो उसकी गर्दन काट देगा। अब डीमन बोलता है कि मैंने जितने लोगों को मारा उनमें कोई तुम्हारा फैमिली मेंबर था क्या? नहीं ना, तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तांजीरो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि डीमन के हाथों और भी लोग मारे जाएं और इंसान को किसी दूसरे इंसान की मदद करने के लिए किसी रिश्ते या बहाने की जरूरत नहीं होती, पर तुम्हारे जैसा राक्षस ये बात नहीं समझेगा। अब ये सुन जोहाकुटेन गुस्सा हो जाता है और अपना ड्रम बजाकर सभी ड्रैगन्स को तांजीरो पर हमला करने भेजता है। दूसरी तरफ मुइचिरो अब भी पानी के अंदर फंसा हुआ था। ग्योक्को अब सोचने लगता है कि आखिर उस वर्कशेड के अंदर ऐसा क्या खास है और मुइचिरो को मरने के लिए छोड़कर वो यहाँ से चला जाता है। अब मुइचिरो मन में सोचता है कि उसके फेफड़ों में कितनी हवा बची है, उनसे वो एक आखिरी अटैक कर सकता है। वो मिस्ट ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म यूज करता है, लेकिन फिर भी इस पानी के जाल को नहीं काट पाता। मुइचिरो समझ गया था कि अपनी बेकार ब्लेड से वो बाहर नहीं निकल सकता। मुइचिरो अपने मन में मास्टर को याद करता है और कहता है कि मैं मरने वाला हूँ, तो जल्दी से यहाँ कम से कम 2 हाशिरास को भेज दीजिए। फिर अचानक ही मुइचिरो को तांजीरो दिखने लगता है, जो उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो? किसी को नहीं पता कि भविष्य में क्या
होगा। मुइचिरो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि तांजीरो ने तो ये बात उससे कभी बोली ही नहीं थी। इधर शेड के अंदर कानामोरी ग्योक्को को रोकने की कोशिश करता है। ग्योक्को उसका मजाक उड़ाता है उसके सामने खड़े होने की हिम्मत करने के लिए। फिर ग्योक्को अपने हाथ में एक मटका बनाता है और उससे निकलती पानी की धार से कानामोरी का चाकू टूट जाता है और उसके शरीर पे कट्स लग जाते हैं। ग्योक्को पूछता है कि तुम इस शेड को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? कहीं विलेज चीफ तो यहाँ नहीं छुपा है? लेकिन हम देखते हैं कि होतारू, जो कि उस योरिची की तलवार को पॉलिश कर रहा था, अपने मन में सोच रहा था कि इस तलवार का स्टील तो कमाल का है। ग्योक्को अब होतारू को देखकर समझ जाता है कि ये विलेज चीफ नहीं है क्योंकि ये तो काफी जवान है। वो होतारू को आवाज लगाता है लेकिन होतारू अपना काम करते रहता है और सोचता रहता है कि ये तलवार किसने बनाई होगी और कौन से योद्धा के लिए बनाई होगी। अब होतारू का फोकस देखकर ग्योक्को गुस्सा होने लगता है क्योंकि वो खुद भी एक आर्टिस्ट है, तो उसे होतारू के कंसंट्रेशन से जलन हो रही थी। अब ग्योक्को होतारू पर भी अटैक करके उसके शरीर पर कट्स लगा देता है, लेकिन होतारू उसे नोटिस किए बिना ही तलवार को पॉलिश करता रहता है। ग्योक्को उस पे फिर से अटैक करता है और इस बार तो होतारू का मास्क भी टूटकर नीचे गिर जाता है और हमें पहली बार होतारू का चेहरा देखने को मिलता है। लेकिन होतारू फिर भी अपना काम नहीं छोड़ता और सोचता है कि इस ब्लेड को काफी डिटर्मिनेशन से बनाया गया था और इस पे सिर्फ एक लेटर लिखा हुआ है, यानी कि इस ब्लेड को बनाने का मकसद भी सिर्फ एक होगा। अब ग्योक्को गुस्से से भर जाता है। वो चाहे तो चुटकी में होतारू को मार सकता है, लेकिन वो पहले होतारू का फोकस तोड़ना चाहता है। इधर मुइचिरो की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वो समझ गया था कि वो मर जाएगा, लेकिन तांजीरो उसे फिर से कहता है कि ये उसके हाथ में नहीं है और कोई उसकी मदद करने जरूर आएगा। मुइचिरो फिर सोचता है कि तांजीरो ने उसे ये भी नहीं कहा था। मुइचिरो को ये भी लगता है कि दूसरे के भरोसे बैठने से ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। तांजीरो फिर बोलता है कि हर काम हम अकेले नहीं कर सकते और किसी की मदद लेने से वो काम आसान हो जाता है। मुइचिरो सोचता है कि कोई उसकी मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि बाकी सब उससे कमजोर हैं और उसे खुद संभल के रहना चाहिए था। अब मुइचिरो की आंखें बंद होने लगती हैं, लेकिन तभी कोतेत्सु यहाँ आकर एक चाकू से उस वाटर पॉड को फोड़ने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं मुइचिरो को मरने नहीं दूंगा। लेकिन काफी कोशिश के बाद भी कोतेत्सु उस पॉड को नहीं काट पाता। मुइचिरो सोचता है कि जब मुझसे ही ये नहीं कटा तो ये बच्चा क्या कर लेगा, इसे बाकी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे विलेज चीफ की प्रोटेक्शन, पर वो भी इसके बस का नहीं है। कम से कम ये ढेर सारी तलवारें लेकर इस गांव से भाग सकता है। तभी मुइचिरो देखता है कि पीछे से एक फिश डीमन आ रहा था। वो कोतेत्सु को वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिश डीमन कोतेत्सु के हाथ पर कट्स मार देता है और फिर एक ब्लेड को कोतेत्सु के पेट में भी घुसा देता है। मुइचिरो अब पैनिक करते हुए मन में बोलता है, कोतेत्सु यहाँ से भाग जाओ, लेकिन कोतेत्सु मुइचिरो की तरफ ही आने लगता है। कोतेत्सु वाटर पॉट पर मुंह लगाकर उसमें हवा फूंक देता है। ये हवा के बुलबुले मुइचिरो तक जाते हैं, जिससे वो गहरी सांस ले पाता है। उसे फिर से तांजीरो दिखाई देता है जो बोलता है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारी भी मदद होती है। फिर तांजीरो गायब हो जाता है और उसकी जगह एक आदमी आकर बोलता है कि इंसान जब एक दूसरे की मदद करते हैं तब उनमें बहुत शक्ति आ जाती है। अब मुइचिरो गहरी सांस लेकर मिस्ट ब्रीदिंग का सेकंड फॉर्म यूज करता है और उस वाटर पॉट को काट कर उसमें से आजाद हो जाता है। मुइचिरो को अब याद आता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके फादर थे और उनकी आंखें भी तांजीरो की तरह लाल हैं। और दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।